हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले कुछ वीडियो में हमने ये जाना कि हिग्स की विधि से कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव में किस प्रकार से बांटा जा सकता है। इसी प्रकार से हमने ये भी डिस्कस किया कि स्लास्की की विधि से कीमत प्रभाव को आय व प्रतिस्थापन प्रभाव में किस प्रकार से बांटा जा सकता है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि सामान्य वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से किया जा सकता है। यदि वस्तु हीन है तो मांग वक्र का निरूपण कैसे होगा, और वस्तु गिफिन है तो मांग वक्र का निरूपण कैसे होगा। ये तीनों मांग वक्र का निरूपण हम हिग्स की विधि से ही करेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से वह समझ में आ जाए। देखिए, सो पहली जो चीज है, सामान्य वस्तु की स्थिति में देखेंगे, जैसा मैं आप पहले से करा चुका हूं। तो देखिए, सामान्य वस्तु में मान लीजिए पहले एक्स वस्तु भी 10 ले सकता है और वाई वस्तु भी 10 ले सकता है। इसकी बजट रेखा ए बी है, क्योंकि उपभोक्ता की इनकम है 100 रुपए। एक्स वस्तु भी 10 रुपए की है, वाई वस्तु भी 10 रुपए की है। अब देखिए, मान लीजिए उपभोक्ता पहले IC1 वक्र के बिंदु पर था और अब एक्स वस्तु सस्ती होती है तो ये 20 ले सकता है। तो पहले IC1 वक्र पर था ये, अब ये IC2 पर चला जाता है, जैसा कि आपने सामान्य वस्तु की स्थिति में देखा होगा। तो अगर हम इसको मांग वक्र देखें तो पहले P बिंदु पर था, दूसरी में R बिंदु पर आ जाता है। तो नई परिस्थिति में, और अगर उसके आय में कटौती करें तो नई परिस्थिति में Q बिंदु पर होता है। ये देखिए, पहले हमने डिस्कस किया था कि यहां से यहां तक K से लेके L तक, ये तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और L से M तक ये इनकम इफेक्ट है, और दोनों मिलाकर प्राइस इफेक्ट होते हैं। अब देखिए, पहली जब कीमत ज्यादा थी, मान लो कीमत थी P2, तो उपभोक्ता था यहां पर, कीमत कम हुई, K से लेके M पर आ गया, कीमत कम होकर P1 हो गई तो यहां आ गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो डिमांड कर्व है वो इस प्रकार का होगा। यानी सामान्य वस्तु की स्थिति में मांग वक्र इकाई से अधिक लोचदार होता है। ये हिग्स की विधि से हमने देखा कि उपभोक्ता मान लीजिए पहले IC1 वक्र के P बिंदु पर था, एक्स वस्तु सस्ती हो गई तो IC2 के R बिंदु पर चला जाता है। अब उपभोक्ता के आय में हम यदि इतनी कटौती करें कि वह वापस पहले वाले उदासीनता वक्र पर आने पर मजबूर हो जाए, तो नई परिस्थिति में P पर नहीं जाकर Q पर जाता है, यानी वह साधन Y से निकालकर X में लगा देता है। तो P से Q तक प्रतिस्थापन प्रभाव है, Q से R तक आय प्रभाव है, और P से R तक कीमत प्रभाव है। ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सामान्य वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की हमने चर्चा की कि सामान्य वस्तु में क्या होता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। यहाँ देखिए, जब कीमत P2 थी तो मांगी जाने वाली मात्रा OK थी, जब कीमत घटकर P1 हो जाती है तो मांगे जाने वाली मात्रा बढ़कर OM हो जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो दो कारण से मांग बढ़ती है, एक तो आय प्रभाव की वजह से मांग बढ़ती है, दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से मांग बढ़ती है। सामान्य वस्तु की बात देखिए, अगर वस्तु हीन है या वस्तु निम्न या हीन वस्तु है तो उस स्थिति में मांग वक्र किस प्रकार का होगा, इसकी बात करते हैं। निम्न या हीन वस्तु, ये भी मैं हिग्स की विधि से ही बता रहा हूं। मान लीजिए इनकम है 100 रुपए, एक्स वस्तु 10 रुपए की है और वाई वस्तु भी 10 रुपए की है। इनकम 100 रुपए और एक्स वस्तु 10 रुपए की और वाई वस्तु भी 10 रुपए की है। तो प्रारंभ में हम देखेंगे तो ये इसको 10 ले सकता है, ये भी 10 ले सकता है, और इसकी बजट रेखा ये होगी। एक्स वस्तु सस्ती हो जाएगी तो ये 20 ले सकता है, जैसा हम पहले भी कर चुके, और इसकी आय में कटौती कर दे तो ये नई इनकम रेखा हो जाएगी। प्रारंभ में API रेखा है, इसके IC1 वक्र के P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है तो IC2 के R बिंदु पर संतुलन में हो जाता है। अब इसके आय में अगर इतनी कटौती करेगी पहले उदासीनता वक्र पर पहुंचने के लिए मजबूर हो जाए तो Q बिंदु पर ही संतुलन में होता है। तो P से लेके Q तक ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जो बताता है कि कीमत सस्ती होती है तो उपभोक्ता ज्यादा लेता है, पर वस्तु हीन है इसलिए K से लेके L तक बढ़ता है, और ये इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। तो ये प्राइस इफेक्ट कुल मिलाकर हो जाता है पॉजिटिव। यानी देखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, मान लीजिए +8, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, मान लीजिए -3, पर इसमें प्राइस इफेक्ट क्या होता है, +5 होता है। तो इसका जब डिमांड कर्व बनाएंगे तो ये पहला यहां है, दूसरा यहां है।
P2 कीमत है उस पे यहाँ, P1 कीमत पे यहाँ। तो ऐसी स्थिति में डिमांड कर्व जो होता है उसका ढाल पहले की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले ज्यादा ढाल वाला था, अभी कम ढाल वाला हो जाता है। और भी कम ढाल वाला, थोड़ा सा हम चित्र को और अच्छा करेंगे तो इसमें दिखेगा कि इकाई से कम लोचदार वाला इसमें होता है। ये आर बिंदु यहाँ थोड़ा बनाते हैं तो वहां पर आ जाता, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले देखिए, अगर गिफिन वस्तु है तो यहां देखिए पहले उपभोक्ता की बजट लाइन थी। थोड़ा सा मैं आपको करके भी बता देता हूं कि IC2 वक्र जो है, मान लीजिए उपभोक्ता पहले P बिंदु पर संतुलन में था, और ये इसको वापस बना के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए प्रारंभ में IC1 वक्र के P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में था। अब X वस्तु जब सस्ती होती है तो उपभोक्ता IC2 वक्र के R बिंदु पर संतुलन में हो जाता है। क्लियर? R बिंदु में संतुलन में हो जाता है। तो पहले ये X वस्तु की OK मात्रा खरीदता था, अब ये OM मात्रा खरीदता है। अब उपभोक्ता की आय में यदि इतनी कटौती की जाए कि ये वापस उसी उदासीनता वक्र पर आने के लिए मजबूर हो जाए, तो नई परिस्थिति में Q बिंदु पर संतुलन में होता है। तो ये यहां से लेके K से लेके L तक ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। कहां से कहां तक? P से लेके, देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक। और इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट +8 है, इनकम इफेक्ट -3 है, तो कुल मिलाकर क्या होगा, प्राइस इफेक्ट, ये थोड़ा -3 की जगह -5 मान लिया तो ये हो जाएगा +3। तो ये देखिए +3 रहता है। ये 8 था, 8 में से 5 गया 3। अब इसका कर्व बनाएंगे तो देखिए पहला कर्व ये, दूसरी लाइन ये। तो P1 पर P2 कीमत पर ये लेता है, और P1 कीमत पर ये। तो देखिए ये चित्र जो बनेगा ये बताएगा कि इकाई से कम लोचदार है। अब देखिए वस्तु अगर हीन है, ये आपको देखना है, इन दोनों के बीच में इसको लेना है। अगर वस्तु गिफिन है तो क्या करना है, गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र धनात्मक ढाल युक्त होगा। ये आपको बीच में क्लियर दिखेगा। गिफिन वस्तु की स्थिति, गिफिन वस्तु में जैसा कि आप बताएंगे, गिफिन वस्तु की स्थिति में आय प्रभाव इतना ज्यादा ऋणात्मक होता है कि वह धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को भी पलटकर कुल प्रभाव को ऋणात्मक कर देता है। तो गिफिन वस्तु में क्या होता है कि यदि कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है, कीमत घटती है तो मांग भी घटती है। तो हिक्स की विधि से इसको समझेंगे। देखिए पहले आप जान रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। ये X वस्तु सस्ती हुई तो पहले 10 लेता था, अब 20 ले सकता है, और आय में कटौती करी तो ये नया आय वक्र बन गया। पहले भुगता IC1 पर था, IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन में था, अब ये IC2 के R बिंदु पर चला गया, और आय में कटौती करी तो Q बिंदु पर आ गया। तो यहां से यहां तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है पॉजिटिव, मान लीजिए +4। इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट इतना नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव -6। तो प्राइस इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। K से लेके L तक सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन प्रभाव से उपभोक्ता की मांग बढ़ी पर आय प्रभाव की वजह से घटी, तो कुल मिलाकर प्राइस इफेक्ट क्या हुआ, -2। यानी गिफिन वस्तु है आय प्रभाव इतना ज्यादा ऋणात्मक है। देखिए धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव है, इसकी वजह से मांग बढ़ी K से L तक, पर आय प्रभाव से घटी L से M तक, तो कुल मिलाकर K से M तक घटी। तो यहां अगर हम कर्व बनाएंगे तो यहां देखिए पहले स्थिति में जब P2 कीमत थी तो उपभोक्ता इतनी लेता था, और जब P1 कीमत हो गई तो उपभोक्ता इतनी ले रहा है। अब देखिए मांग वक्र धनात्मक है, जो ये बताता है कि कीमत कम है तो मांग भी कम है, कीमत बढ़ी तो मांग भी बढ़ी। यानी उल्टा चल रहा है, कीमत के घटने पर मांग भी घट रही है, कीमत के बढ़ने पर मांग भी बढ़ रही है। इस प्रकार से गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र धनात्मक ढाल युक्त होता है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से सामान्य वस्तु में जो मांग वक्र होता है वो इकाई से अधिक लोचदार होता है। यदि वस्तु हीन या निम्न कोटि की होती है तो मांग वक्र जो होता है वो ऋणात्मक तो होता है, पर उसकी मांग की लोच इकाई से कम होती है। और अगर वस्तु गिफिन होती है तो मांग वक्र धनात्मक ढाल युक्त होता है, अर्थात वह मांग के नियम का विरोध करता है। ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। ये भी टॉपिक जो है सामान्य रूप से जो PG वाले स्टूडेंट है उनके लिए ही काम आएगा। धन्यवाद।